तो स्टूडेंट अपने जो प्रीवियस लेक्चर था उस प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपने वैज्ञानिक संकेतन पर बात कर रहे थे और वैज्ञानिक संकेतन क्या चीज़ है इसको अपने डिस्कस किया था। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। और एक्सप्लेन क्या करते हैं अपने पास, सबसे पहले बात करें कि वैज्ञानिक संकेतन था क्या। तो हमने कहा था किसी भी संख्या को n गुणा 10 की घात n में प्रदर्शित करना, ठीक है, n गुणा 10 की घात m में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, वैज्ञानिक संकेतन कहलाता है। ठीक है, यहां पर जो स्मॉल n है वो स्मॉल n मेरे पास क्या है, चर घातांक है, ठीक है, पावर है, इसको चर घातांक कहा जाता है। और जिसका मान अगर हमने बात करें तो इसका जो मान होगा, जिसका मान आपने कह सकते हैं कि ये मान अपने पास क्या हो सकता है, धनात्मक या ऋणात्मक, किसी भी प्रकार का हो सकता है। ठीक है, तो अपने कह सकते हैं चर घातांक है और इस चर घातांक का मान हमारे पास कह सकता है धनात्मक या ऋणात्मक, किसी भी प्रकार का अपने पास यहाँ पे इसका मान हो सकता है। और जो n है, जो कैपिटल N है, उस कैपिटल N को यहाँ पर क्या कहा जाता है, ये जो कैपिटल N है, इस कैपिटल N को अपने क्या कहा जाता है, डिजिट टर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको डिजिट टर्म कहा जा सकता है। और इसका जो मान है हमारे पास 1.00 से लेकर अपने कह सकते हैं 9.99 तक हो सकता है। ठीक है, इसका मान कहां से कहां तक हो सकता है, 1.00 से लेकर 9.99 तक अपने पास n डिजिट टर्म का मान हमारे पास हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या होता है, चर घातांक अपने पास होता है। अब अपने पास बात करें कि इस चर घातांक के रूप में कैसे प्रदर्शित करें। कोई भी जो गणितीय संख्या, उस गणितीय संख्या को अपने चर घातांक मान में क्या किया जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे मेरे पास क्या है, एक संख्या है 232.508। क्या संख्या है, मेरे पास एक एग्जांपल लेता हूं, 232.508 मेरे पास एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल को अपने किस में प्रदर्शित करना है, अपने को वैज्ञानिक संकेतन में परिवर्तित करना है। तो वैज्ञानिक संकेतन में परिवर्तित करने का मतलब क्या होगा कि ये जो चीज है, इस n, ये हमारे पास क्या बोल सकते हैं, ये हमारे पास n के रूप में आता है। इसको अपने को किस में परिवर्तित करना है, n कितना हो सकता है, 1 से लेकर 1 पॉइंट से लेकर 9.9 तक हो सकता है। मतलब n का मान 10 से 10 नहीं हो सकता। ठीक है, 10 क्या 10 भी अपने पास n का मान नहीं हो सकता है। तो इसको मैं प्रदर्शित करना चाहूंगा, तो इसका मतलब ये तो हो गया 232। मैं कह रहा हूं कि n 10 से भी कम होता है, तो 10 से कम होता है, जिसलिए इसको मैं क्या लिख दूंगा, 10 से कम बढ़ाना पड़ेगा मेरे को। तो 10 से कम बढ़ाने के लिए इस पॉइंट को मैं कहां लेकर चला जाऊंगा, यहां पर लाऊंगा। तो ये 10 से कम बढ़ेगी वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा 2.3250 अपने पास ये वैल्यू बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी अपने पास 2.3250 अपने पास बनेगी। ठीक है, तो मैंने सिर्फ क्या किया, इस पॉइंट को मैंने इस दिशा की ओर मैंने अग्रसित कर दिया। अब कितनी वैल्यू आगे लेकर चला मैं, 1 और 2, तो ये कितनी बन जाएगी, इसकी 10 की पावर 2। कितनी बन जाएगी, ये 10 की पावर 2। ठीक है, तो ये क्या बन गया, इस संख्या का वैज्ञानिक संकेतन आपने प्रदर्शित कर दिया। तो किसी भी संख्या का हमारे पास क्या हो सकता है, उसको अपने किस रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, वैज्ञानिक संकेतन में प्रदर्शित करना अपने को पड़ सकता है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जैसे अगर वैल्यू आ जाती है 0.0048 वैल्यू आ जाती है, वैल्यू क्या आती है 0.0048 वैल्यू है। ठीक है, आपने कहा, अब यहां तो देखो जो संख्या थी पहले 10 से बड़ी थी, तो आपने कहा 10 नहीं हो सकती, 10 से छोटी होती है। यहां पर ये संख्या क्या है, 1 से छोटी है, 0.0048 है, तो 1 से छोटी है। तो आपने कहा जो n डिजिट टर्म है, वो n जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होती है, 1 से बड़ी होती है। यहां पर ये वैल्यू क्या है, 1 से छोटी है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको 1 से बड़ा बनाना पड़ेगा। 1 से बड़ा कैसे बनेगा, इस पॉइंट को मैं कहां लेकर चला जाऊं, यहां पर ले आऊं, तो ये जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, 1 से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो ये वैल्यू जब 1 से बड़ी हो जाएगी, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, अब हमारे पास क्या बन गया 4.8। कितना बन गया, 4.8। ठीक है, कितने पीछे लेकर गए, 1 2 3, तो 3 वैल्यू पीछे लेकर गए, तो क्या बन गया 10 की घात -3। क्या बन गई ये वैल्यू, 10 की घात -3। तो 0.0048 का ये क्या बन गया हमारे पास, वैज्ञानिक संकेतन में इस संख्या को अपने क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। ठीक है, तो ये तो हो गया किसी संख्या को अपने वैज्ञानिक संकेतन में किस प्रकार से परिवर्तित करते हैं। अब हमारे पास आता है कि जो वैज्ञानिक संकेतन जो संख्याएं हैं, इनका अपने गुणा और भाग या योग और घटाना कैसे किया जाता है, तो उसकी मैं बात करता हूं यहां पर।
सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पर इस वैज्ञानिक संकेतन में क्या किया जाता है, गुणा और भाग किस प्रकार से किया जाता है। वैज्ञानिक संख्या का गुणा और भाग के लिए एक कॉमन सा हमारे पास एग्जांपल किया जाता है। वो कॉमन एग्जांपल क्या है, मैं 5.6 इंटू 10 की घात 5 मैं गुणा करना चाहता हूं, यहां पर 5 गुणा 5.6 गुणा 10 की घात 5, ये मेरे पास एक संख्या है। 5.6 गुणा 10 की घात 5 मेरे पास एक संख्या है। इस संख्या को मैं गुणा करना चाहता हूं 6.9 गुणा 10 की पावर 8 से। तो गुणा करना चाहता हूं इसको 6.9 गुणा 10 की घात 8 से मैं इस संख्या को क्या करना चाहता हूं, गुणा करना चाहता हूं। ठीक है, तो यहां हमारे पास क्या आ गया, गुणा का निशान आ गया। तो इसको वास्तव में जब आप हल करोगे तो हल करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका मतलब मैं 5.6 को गुणा कर रहा हूं, इससे 6.9 से गुणा किया जा रहा है। 5.6 को किससे गुणा किया जा रहा है, 6.9 से गुणा किया जा रहा है। और जो पावर है, इस पावर को मैं इस रूप में लिख सकता हूं, गुणा और भाग जब किया जाता है तो गुणा और भाग में जो पावर है उस पावर का हमेशा ही क्या होता है, योग होता है। तो पावर का क्या होगा, योग। तो कितनी है, 10 की घात कितनी है, 5, 5 प्लस कितना हो जाएगा, 8। आपने कहा कि जब गुणा और भाग किया जाता है तो गुणा और भाग के अंदर चर घातांक जो है या जो पावर जो है उस पावर का सदैव ही क्या होता है, योग होता है। तो पावर का सदैव क्या होगा, योग होगा। तो इसका मतलब जो पावर है वो पावर तो मेरे पास बन गई 10 की घात 13। पावर कितनी बन गई, 10 की घात 13। अब 5.6 को अगर 6.9 से गुणा किया जाए तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है हमारे पास 38.64। 38.64। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इस वैल्यू का गुणा हो गया। लेकिन अभी तक अपने इस वैल्यू को किस में बदलना पड़ेगा, अपने को वैज्ञानिक संकेतन में परिवर्तित करना है। तो वैज्ञानिक संकेतन में परिवर्तित करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपने कहा कि जो संख्या है ये जो n है, ये n का मान कितना होता है, 1 से बड़ा और 10 से क्या होता है, छोटा होता है। लेकिन ये संख्या क्या है, 10 से क्या है हमारे पास, बड़ी दी गई है। तो इस 10 से बड़ी संख्या को मैं क्या करूंगा, 10 से छोटा करूंगा। तो 10 से छोटा करने पर मेरे पास जो संख्या बनेगी ये क्या बन जाएगी, 3.864 गुणा 10 की घात 14। क्योंकि पावर जो पॉइंट है उस पॉइंट को एक संख्या अपने क्या लेकर चले गए, आगे की तरफ लेकर चले गए। तो पॉइंट को जब एक संख्या आगे लेकर चले जाएंगे तो पावर जो है हमारे पास, पावर क्या होगी, एक पावर हमारे पास इसकी क्या हो गई, बढ़ गई। तो ये इस संख्या का क्या हो गया, हमारे पास गुणा हो गया। ठीक है, तो गुणा और भाग में सदैव एक ही रूल चलेगा हमारे पास कि पावर है उस पावर का क्या कर दिया जाता है, योग कर दिया जाता है। और योग करने के बाद जो संख्या आ रही है उस संख्या को किसमें बदल दिया जाता है, अपने वैज्ञानिक संकेतन में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, गुणा और भाग। अब अपने क्या करते हैं, इसका जो संख्या अपने को दे रखी है उस संख्या का क्या करेंगे, अपने योग और घटाना। क्या किया जाएगा, इसका योग और घटाना। तो इसकी ओर बात करते हैं। कोई भी संख्या है उस संख्या का योग कैसे किया जाता है या उसको घटाया कैसे जाता है। जैसे मेरे पास संख्या है 6.65 गुणा 10 की घात 4, 6.65 गुणा 10 की घात 4 के अंदर मैं जोड़ना चाहता हूं, इस संख्या के अंदर जोड़ना चाहता हूं 8.95 गुणा 10 की घात 3। 8.95 गुणा 10 की घात 3 का मैं इसमें क्या करवाना चाहता हूं, योग करवाना चाहता हूं। तो गुण, योग और घटाव के लिए सदैव एक ही रूल चलेगा। अब देखिए योग कब होगा या घटाव कब होगा, जब दोनों की जो घातांक है वो घातांक क्या रहती है, सेम रहती है। तो घातांक सेम होने पर ही क्या होगा, हमारे पास योग होगा। तो मैं इन दोनों की घातांक जो है वो घातांक को क्या करना चाहता हूँ, सेम करना चाहता हूँ। तो घातांक को सेम कर दूंगा। देखिए हम जगह 6.65 गुणा 10 की घात कितनी है, ये 4। ठीक है, प्लस इसके अंदर मैं पॉइंट को एक संख्या आगे की तरफ लेके चलता हूँ। ये क्या बन जाएगा, 0.895 गुणा 10 की घात 4। तो अब देख सकते हैं कि दोनों वैल्यू में जो घातांक है वो घातांक क्या हो चुकी है, इक्वल हो चुकी है। और घातांक
इक्वल होते ही दोनों ही संख्याओं का क्या हो सकता है, हमारे पास योग हो सकता है। तो अब इसका मतलब अपने को योग किस किस का करना है, तो योग करना है मेरे को 6.65 में योग करना है 0.895 का, और हमारे पास जो घातांक बन चुकी है वो घातांक कॉमन घात आ गई हमारे पास, कितनी आ गई, 10 की घात कितनी आ गई, 4 हमारे पास इसकी क्या आ गई, घात आ गई। ठीक है, तो अब इसका अगर योग करते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर देखिए जो संख्या है वो संख्या पहले से किस में परिवर्तित हुई हुई है, वैज्ञानिक संकेतन में परिवर्तित हुआ ही अपने पास क्या है, आंसर अपने को प्राप्त हो रहा है। तो इसके लिए अपने इसको वैज्ञानिक संकेतन में परिवर्तित करने की अपने को आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या किया, योग और घटाने में क्या करेंगे, यदि दोनों संख्याओं की घातांक भिन्न है तो दोनों संख्याओं की घातांक को क्या करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा। जैसे मैंने किसको किया, इसको 4 किया, आप कर सकते थे, इसको भी क्या कर सकते थे, आप 3 कर सकते थे। तो किसी भी तरीके से अपने को क्या करना पड़ता, अगर इसको 3 करते तो आपका जो रिजल्ट आता वो वैज्ञानिक संकेतन में नहीं आता, इसलिए मैंने एक टर्म को कम कर दिया। अगर इसमें करते तो पहले आपका रिजल्ट आता, उस रिजल्ट को किसमें परिवर्तित करते, वैज्ञानिक संकेतन में परिवर्तित करते, तो रिजल्ट फिर ये आ जाता है हमारे पास। तो इसके लिए हमने क्या किया, आप किसी भी रूप से जो ध्यान कॉमन रिजल्ट, ये ध्यान रखना है अपने को कि जब योग और घटाव किया जाएगा तो योग और घटाव करते समय दोनों की जो घातांक है, जिन जिन चीजों का या 2 या 3 जिन चीजों का भी अपने योग करना चाहते हैं, उन सभी का जो घातांक है वो घातांक कैसे होने चाहिए, एक समान होनी चाहिए। एक समान घातांक का क्या किया जा सकता है, हमारे पास योग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया कि हमारे पास योग और घटाव कैसे किया जाता है, वैज्ञानिक संकेतन क्या है, इसके ऊपर हमने बात की। ठीक है, अब अपने पास इससे जो मिलता जुलता जो अपने पास क्या होता है, जो नेक्स्ट अपने इसमें जो बात करते हैं, इसके बाद में हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक आता है, वो कौन सा है हमारे पास, सीमांत अभिकर्मक। सीमांत अभिकर्मक क्या होता है, पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। तो अपने इसकी परिभाषा में क्या कहा जाता है, मैं कहूँगा इसकी परिभाषा में, जो अभिक्रियक अभिक्रिया में पहले समाप्त हो जाता है वह उत्पाद निर्माण की प्रक्रिया, वह उत्पाद निर्माण की प्रक्रिया को सीमित कर देता है। ठीक है, तो आपने कहा सीमांत अभिकर्मक क्या होता है, तो आपने कहा कि जो अभिक्रियक अभिक्रिया में पहले समाप्त हो जाता है, ठीक है, वह उत्पाद निर्माण की प्रक्रिया को क्या कर देता है, सीमित कर देता है, या उत्पाद निर्माण को क्या कर देता है, बंद कर देता है, उसे क्या कहा जाता है, सीमांत अभिकर्मक कहा जा सकता है। ठीक है, तो इस सीमांत अभिकर्मक को ज्ञात करने के लिए अपने क्या किया जाता है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, उस रासायनिक अभिक्रिया को अगर संतुलित रासायनिक अभिक्रिया की मैं अगर बात करता हूँ, सीमांत अभिकर्मक कैसे ज्ञात किया जाता है, तो अपने पास क्या होना चाहिए, अगर संतुलित रासायनिक समीकरण हमारे पास है, ठीक है, क्या चीज है हमारे पास, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो उस संतुलित रासायनिक समीकरण से ही अपने क्या ज्ञात किया जा सकता है, सीमांत अभिकर्मक के मान को क्या किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। जैसे मैंने एक यहाँ पर अभिक्रिया लिखी, अभिक्रिया क्या लिखता हूँ, एक कॉमन सी अभिक्रिया लिखता हूँ कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों किस अवस्था में है, गैसीय अवस्था में। ठीक है, अभिक्रिया कर रहे हैं, हमने कहा कि आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करके किसका निर्माण कर रहे हैं, अमोनिया गैस का निर्माण कर रहे हैं। किसका निर्माण कर रहे हैं, अमोनिया गैस का निर्माण किया जा रहा है। तो यहाँ पर जब इस अमोनिया गैस का जब अपने निर्माण की बात अगर अपने बात कर रहे हैं, तो इसमें देखते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। संतुलित कैसे देख सकते हो, नाइट्रोजन का संख्या कितनी है, 2, इधर भी नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 6 और हाइड्रोजन कितनी है, 6। तो इस संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में बात करता हूं कि नाइट्रोजन गैस का अनुपात कितना है, 1, और हाइड्रोजन गैस का अनुपात कितना है, 3। तो अर्थात नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस किस अनुपात में अभिक्रिया कर रही है, 1:3 में अभिक्रिया कर किसका निर्माण कर रहे हैं, अमोनिया के 2 अणुओं का निर्माण कर रहे हैं।
लेकिन इसी चीज को अगर मैं द्रव्यमान के रूप में कहूँ, द्रव्यमान के रूप में कहा जा सकता है कि नाइट्रोजन के एक अणु का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 28 होता है, और हाइड्रोजन के 6 परमाणु का जो द्रव्यमान हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब इस अभिक्रिया को कंप्लीट होने के लिए अपने बात कर सकता हूं मैं यहाँ पर, और अमोनिया कितनी बन रही है, 34 ग्राम बन रही है। कितनी बन रही है, 34 ग्राम बन रही है। तो मैं कहता हूँ 34 ग्राम अमोनिया के निर्माण के लिए 28 ग्राम की क्या चाहिए अपने को, नाइट्रोजन चाहिए, और 6 ग्राम आपको क्या चाहिए यहाँ पर, हाइड्रोजन गैस की आवश्यकता है। ठीक है, 28 ग्राम नाइट्रोजन गैस की और 6 ग्राम आपको हाइड्रोजन गैस की आवश्यकता है। तो अपने पास 34 ग्राम अमोनिया गैस का निर्माण होता है। ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण से अपने को ज्ञात होता है। ठीक है, अब सीमांत अभिकर्मक क्या है, तो आपने कहा कि जो अभिकर्मक अभिक्रिया में पहले समाप्त होता है उसे क्या कहा जाता है, सीमांत अभिकर्मक कहा जाता है। तो मैंने क्या किया कि जो अनुपात तो इन दोनों का ये रहना चाहिए, लेकिन मैंने क्या किया कि यहाँ पर आपके पास जो नाइट्रोजन गैस है वो 28 ग्राम में होकर आपके पास अगर नाइट्रोजन गैस कितनी हो जाती है, 27 ग्राम। नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, 27 ग्राम है। तो अपने कहे अगर बात करें कि 27 ग्राम 6 ग्राम हाइड्रोजन से अभिक्रिया नहीं कर सकती है, क्योंकि 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करने के लिए आपको क्या चाहिए, 28 ग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता है। लेकिन नाइट्रोजन आपके पास कितनी है, यहाँ पर 27 ग्राम है। इसका मतलब नाइट्रोजन आपके पास क्या हो गई, 1 ग्राम कम हो गई। और जैसे ही नाइट्रोजन 1 ग्राम कम हो गई तो आपके पास जो यहाँ पर अमोनिया है वो अमोनिया 34 ग्राम नहीं बनेगा, अर्थात अमोनिया निर्माण, जो अमोनिया क्या चीज है यहाँ पर, उत्पाद, तो उत्पाद निर्माण की प्रक्रिया को इसने क्या कर दिया, सीमित कर दिया। तो इसलिए जब उत्पाद निर्माण की प्रक्रिया को सीमित कर दिया गया है तो इसको क्या बोल दिया गया, आपने यहाँ पर सीमांत अभिकर्मक कह दिया गया। समझ में आ गया आपको सीमांत अभिकर्मक क्या है, कि जो अपने पास संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जिस अनुपात में रासायनिक अभिकर्मकों की अभिक्रिया होनी चाहिए उस अनुपात से अगर जो अभिकर्मक कम रह जाता है उसे क्या कहा जाता है, सीमांत अभिकर्मक कहा जाता है। जैसे इस उदाहरण के अंदर आपने देखा, इस उदाहरण में नाइट्रोजन कितना चाहिए आपको, 28 ग्राम चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन आपके पास कितना आ रहा है, 27 ग्राम आने के कारण से अपने कह सकते हैं कि नाइट्रोजन यहाँ पर आपके लिए किसका कार्य करेगा, सीमांत अभिकर्मक का कार्य करेगा, अर्थात उत्पाद निर्माण की प्रक्रिया को क्या कर देता है, सीमित कर देता है। ठीक है, तो इसे क्या कह दिया जाता है, सीमांत अभिकर्मक कह दिया जाता है। तो अब देखें यहाँ पर इस चीज को समझने के लिए, सीमांत अभिकर्मक को समझने के लिए मैंने एक प्रश्न लिखा है। प्रश्न क्या है हमारे पास, देखो कि 50 किलोग्राम नाइट्रोजन गैस और 10 किलोग्राम हाइड्रोजन गैस। ठीक है, 50 किलोग्राम तो क्या है हमारे पास नाइट्रोजन गैस और 10 किलोग्राम क्या है हाइड्रोजन गैस को अमोनिया बनाने के लिए, क्या कौन सी गैस बनानी है अपने को, अमोनिया गैस बनाने के लिए मिश्रित किया गया। मतलब 50 ग्राम नाइट्रोजन गैस को और 10 किलोग्राम हाइड्रोजन गैस को आपस में क्या कर दिया गया, मिश्रित कर दिया गया। तो वो किसका निर्माण करेगी, अमोनिया गैस का निर्माण करेगी। तो कहता है कि इस दोनों के मिश्रण से प्राप्त अमोनिया की मात्रा का क्या करना है, अपने को परिकलन करना है। और इन परिस्थितियों में अमोनिया उत्पादन, अर्थात अमोनिया क्या है, उत्पादन के लिए सीमांत अभिकर्मक को पहचानिए। ठीक है, तो ये अपने को प्रश्न दे दिया। तो अपने पास पता है कि जो समीकरण, जो संतुलित रासायनिक समीकरण होती है कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन जो गैसें हैं वो परस्पर अभिक्रिया करते हैं और किसका निर्माण कर देते हैं, अमोनिया गैस का निर्माण कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। और इस संतुलित रासायनिक समीकरण में अपने पता है कि जो इनके मोलों की अगर मैं बात करता हूँ तो मोल अनुपात की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो इनका जो मोल अनुपात रहता है वो कितना रहता है, 1 अनुपात कितना रहता है, 3। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो मोल अनुपात में अभिक्रिया करते हैं वो किस अनुपात में अभिक्रिया करते हैं, 1:3 में अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, अब आपको मोल निकालने के लिए मैंने आपको जो सूत्र बताया था, किसी संख्या का मोल कैसे ज्ञात किया जाता है, तो मोल ज्ञात करने के लिए होता है किसी जो पदार्थ है तो पदार्थ की मात्रा किसमें, ग्राम में, बटे में उसका अणुभार, बटे में अपने इसका क्या ले लेते हैं, अणुभार ले लेते हैं। तो अपने पास यहाँ पर देख सकते हैं अणुभार या परमाणु भार के रूप में अपने पास है। सबसे पहले मैं किसकी ज्ञात करता हूँ, नाइट्रोजन के मोल ज्ञात करता हूँ। किसके मोल ज्ञात करने में, तो नाइट्रोजन के।
तो नाइट्रोजन की मात्रा कितनी दे रखी है, 50 किलोग्राम दे रखी है। तो सबसे पहले 50 किलोग्राम को मैं बदल देता हूँ ग्राम में, तो ये मेरे पास मात्रा आ गई ग्राम बटे में अणुभार। तो नाइट्रोजन का अणुभार कितना होता है, 28 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, इसी तरह से मैं किसके मोल ज्ञात करता हूँ, हाइड्रोजन के मोल ज्ञात करता हूँ। तो हाइड्रोजन के मोल कितने आ जाएंगे, हाइड्रोजन की मात्रा कितनी दे रखी है, 10 किलोग्राम। तो सबसे पहले मैं इसको किसमें बदलता हूँ, ग्राम में बदलता हूँ। ग्राम में बदला बटे में हाइड्रोजन का जो अणुभार होता है 2 ग्राम प्रति मोल आपको प्राप्त हो गया। तो दोनों के अपने इस सूत्र से क्या ज्ञात कर लेंगे, जो इनके मोल हैं उन मोलों को ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो नाइट्रोजन के मोल आते हैं वो आते हैं 17.86 गुणा 10 की पावर 2। यहाँ से इसको हल किया तो नाइट्रोजन के मोल कितने आ गए, 17.86 गुणा 10 की घात 2 मोल आ गए। और इसी तरह से हाइड्रोजन के अगर मोल इसको हल किया जाए तो आ जाता है 4.96 गुणा 10 की पावर 3, 4.96 गुणा 10 की घात 3। ठीक है, तो ये दोनों के क्या ज्ञात कर लिए, अपने मोल ज्ञात कर लिए। अब अपने बताया कि इन दोनों के जो अभिक्रिया का जो अनुपात रहता है, मोल के जो अनुपात रहता है, वो मोल का अनुपात क्या रहता है, 1:3 रहता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितने मोल है, 17.86 मोल है। कितने मोल है हमारे पास, 17.86 मोल नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन के कितने मोल अभिक्रिया करने चाहिए वो अपने को ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो दोनों का अनुपात क्या रहता है, 1:3 में ये अभिक्रिया करते हैं। तो इसको मैं अगर यहाँ पर देखते हैं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मोल मान ज्ञात करने के बाद में आप इसको देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को इस प्रकार लिखा जा सकता है। अपने कहते हैं कि यहाँ पर क्या कहा जा सकता है कि नाइट्रोजन गैस के 1 मोल के साथ हाइड्रोजन गैस के मोल कितने, अपने कहा हाइड्रोजन गैस के 3 मोल की आवश्यकता, कितने मोल की आवश्यकता है, 3 मोल की आवश्यकता है। ठीक है, तो अपने पास जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन के कितने मोल अपने ज्ञात किए हैं, यहाँ पर 17.86 गुणा 10 की घात 2, 17.86 गुणा 10 की घात 2 मोल नाइट्रोजन गैस के साथ आवश्यक हाइड्रोजन गैस के मोल कितने हो जाएंगे, ये चीज अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, कितने आवश्यक रहेंगे उसको ज्ञात करना चाहता हूं। तो उसको कैसे ज्ञात करता हूं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो अनुपात रहता है वो कितना रहता है, 1:3 रहता है। कितना रहता है अपने पास, 1:3। तो अपने पास 3 मोल किसके चाहिए अपने को, हाइड्रोजन के, और 1 मोल किसका चाहिए आपको, नाइट्रोजन का। ये तो गया इन दोनों का अनुपात। अब अपने पास क्या है, 17.86। तो 17.86 गुणा 10 की पावर 2, इसको जो हल करेंगे तो इसको हल करने पर आपके पास किसके मोल आ जाएंगे, हाइड्रोजन गैस के आपके पास मोल आ जाते हैं। और वो हाइड्रोजन गैस के मोल कितने आ जाते हैं, 5.36 गुणा 10 की घात 3। कितने आ जाते हैं वो इसको हल करने पर, 5.36 गुणा 10 की घात 3 मोल हाइड्रोजन गैस की आपको क्या है, आवश्यकता है। लेकिन आपको जो हाइड्रोजन गैस दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 4.96। हाइड्रोजन गैस जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी दे रखी है, 4.96 गुणा 10 की घात 3 मोल दे रखी है। कितनी मात्रा दे रखी है, 10 किलोग्राम को अगर मोल में परिवर्तित किया तो कितनी आई, 4.96 गुणा 10 की घात 3 मोल आपके पास आई। लेकिन आपको आवश्यकता कितने मोल की है, 5.36 गुणा 10 की घात 3 मोल की आपको क्या है, आवश्यकता है। ठीक है, तो इसका मतलब आवश्यक मात्रा से हाइड्रोजन की जो मोल मात्रा है वो क्या है हमारे पास, कम है। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि हाइड्रोजन हमारे लिए क्या है, एक सीमांत अभिकर्मक का कार्य कर रहा है। हाइड्रोजन किसका कार्य कर रहा है हमारे पास, यहाँ पर सीमांत अभिकर्मक का कार्य हमारे पास कर रहा है। और यही अपने को ज्ञात करना था कि इस प्रश्न में कि जो हाइड्रोजन है कौन सा अभिकर्मक अमोनिया उत्पादन के लिए कार्य कर रहा है, सीमांत अभिकर्मक का। तो अपने कहा कि हाइड्रोजन हमारे लिए यहाँ पर किसका कार्य कर रहा है, एक सीमांत अभिकर्मक के रूप में कार्य
कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन की मात्रा अभिक्रिया में क्या होगी, पहले समाप्त होगी। 17.86 गुणा 10 की पावर 3 मोल, 2 मोल नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन कितना चाहिए, 5.36 गुणा 10 की पावर 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए, लेकिन आपके पास हाइड्रोजन कितना है, 4.96 गुणा 10 की पावर 3 मोल ही हाइड्रोजन है। तो जो आवश्यक मात्रा से क्या है, कम हाइड्रोजन है, इसके लिए यहाँ पर हाइड्रोजन आपके लिए किसका कार्य करेगा, एक सीमांत अभिकर्मक का कार्य करेगा, ठीक है। तो ये सीमांत अभिकर्मक जो टॉपिक है वो अपना कंप्लीट होता है। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम अगर लगती है आपको तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो को आप कंटिन्यू देखते जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको जो डेली वीडियो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो अपना जो वीडियो है वो डेली रहता है, तो डेली वीडियो आपको मिलते रहेंगे।